हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है हमारी जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के जो पुराने प्रश्न हैं विविध विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित। अब उससे पहले हम बात करें, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये बेस्ड है अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक पर। इस पुस्तक में 250 से अधिक प्रश्न पत्रों को जो आईएएस और अलग अलग स्टेट परीक्षाओं से पूछे गए हैं, पीसीएस की परीक्षाओं में, उनसे यहाँ पे प्रश्नों को लिया गया है और उन 250 प्रश्न पत्रों में से 3500 से भी ज्यादा विज्ञान के प्रश्नों को अरेंज किया गया है चैप्टर वाइज। और चैप्टरों में भी फिर क्या किया गया है, प्रश्नों को टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक को स्टार्ट करते हुए शॉर्ट सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं और हर एक क्वेश्चन को भी डिटेल में सॉल्व किया गया है। इसके अलावा जहाँ पे और भी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ी है, डिटेल नॉलेज की और भी जरूरत पड़ी है, तो वो नॉलेज प्लस के नाम से इसी पुस्तक में ऐड कर रखा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमको भी जरूरत लगेगी कि भाई यहाँ पे इस टॉपिक का और डिटेल होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और भी डाटा ऐड ऑन करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को करते जाएंगे वहीं अंडरलाइन करते चले जाएंगे, ताकि रिवीजन के टाइम पे हमको अलग से नोट्स बनाने की या अलग से फिर से सारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। अब देखिए, हम लोगों ने 22 क्वेश्चन इस टॉपिक से कर लिए हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा के बारे में, अर्थात ऐसे जीव जिनमें या तो हम कह सकते हैं हड्डियां पाई जाती हैं, और हड्डियों में भी जिनमें क्या पाया जाता हो, जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता हो। हड्डियां एक्चुअली उपास्थि के रूप में या अस्थि के रूप में हो सकती हैं। अब बात करें हम, या ये कहिए कि जिनमें मस्तिष्क का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होना स्टार्ट हो गया हो, वैसे जंतुओं को, या रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचाने वाली जो लेयर है या जो तंतु है, जिसको नोटोकॉर्ड या मेरुरज्जु कहा जाता है, उसका विकास हो गया हो। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पक्षी नहीं है। देखिए, ये यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट मछली है, गोल्डन महसीर। इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब गोल्डन महसीर, आप ये भी कह सकते हैं कि गोल्डन महसीर मछली है, लेकिन ऐसे तो भाई कितनी सारी मछलियों की प्रजातियां हैं, कितनी सारी मछलियों के नाम हैं। ये उस टाइम पे क्या रहा था, 2021 में बहुत ज्यादा करंट अफेयर में रहा था, न्यूज में रहा था, तो इस वजह से इसको पूछा गया है। बाकी इंडियन नाइट जार, स्पून बिल और वाइल्ड आइस बिल या व्हाइट आइस बिल, ये सभी क्या है, पक्षियों के एग्जाम्पल है। बट गोल्डन महसीर क्या है, एक मछली का एग्जाम्पल है। यह सिप्रीनिडी कुल की, अब आपको कुल अगर याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैज्ञानिक नाम टॉर क्यूटीटोरा है। यह लगभग 500 किलोग्राम वजनी और 2.75 मीटर लंबी होती है। यह मछली भारत, नेपाल, वर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि में पाई जाती है। अब यह मछली क्या है, संकटग्रस्त है, इसलिए इसको पूछा गया था और इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय जीव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अर्थात ये क्या है, ये मछली खत्म होने के कगार पर है। यह मध्य प्रदेश की संरक्षित श्रेणी की मछली है, जिसे राज्य मछली का दर्जा भी मिला है। अब मध्य प्रदेश की क्या है, ये राज्य मछली भी है। अब बात करते हैं बाकी के जो डाटा दे रखा है प्रश्न में। जैसे इंडियन नाइटजर की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्रेपी मलगस एशियाटिक्स है। अब अगर आपको वैज्ञानिक नाम याद नहीं रहता है तब भी ये बहुत बड़े इश्यू की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वैज्ञानिक नाम नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप याद करने में सक्षम हैं, याद कर पाते हैं इतना डाटा, तो कर लीजिए, वो तो फिर सोने पे सुहागा है ही। यह एक छोटे आकार का पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। स्पून बिल, अब जो तीसरा फैक्ट है उसकी बात करते हैं। स्पून बिल यह कम गहराई वाले जल स्रोतों में पतली व लंबी टांगों से चलने वाला जलीय पक्षी है। इसकी चोंच चम्मच नुमा होती है, चम्मच नुमा चोंच होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पून बिल। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेली है। अब फोर्थ जो वहां पे ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। व्हाइट आइस बिल कुल ऐसी की ऑर्निथिडी में पक्षी की एक प्रजाति है। वो आपको अगर नहीं भी याद रहता है तो बस याद रखिए, व्हाइट आइस बिल क्या है, एक पक्षी है। यह विशेष रूप से एक मध्यम आकार का जलीय पक्षी है, ये भी जलीय पक्षी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अब देखिए, हम बात करते हैं पक्षियों की। बात करें तो वो जो उड़ सकते हैं वो पक्षी हैं, जिनमें चोंच पाई जाती है वो पक्षी है। तो चोंच के आधार पर देखेंगे तो कौए में चोंच है, चील में चोंच है, तोते में
चोंच होती है, तो इस आधार पर इसमें चोंच नहीं होती है। पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, भाई इसमें दांत पाए जाते हैं तो दांत के आधार पर देखेंगे तो भी ये अलग हो जाएगा। पक्षियों में पूंछ पाई जाती है, चमगादड़ में कोई पूंछ नहीं पाई जाती, तो इस आधार पर भी ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके अलावा पक्षी दूध नहीं देते हैं, ये दूध देता है, ये स्तनधारी है। पक्षी अंडे देते हैं, ये क्या करता है, सीधे बच्चे पैदा करता है। तो कई आधारों पर हम चमगादड़ को क्या कर सकते हैं, अलग कैटेगरी के रूप में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ने वाले जीवों में से चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह एक स्तनधारी है क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, जबकि पक्षियों पर क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। एवं पंख त्वचीय रूपांतरण होते हैं। जिस चीज की हेल्प से ये उड़ता है वो कोई पंख वंख नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हाथों के बीच में और जो कमर होती है उसके बीच में एक स्किन का डेवलपमेंट हो जाता है, एक रूपांतरण हो जाता है, जिसकी सहायता से उड़ पाता है। अब एवीज वर्ग या पक्षियों के बारे में बात करें कि जंतुओं में अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अभी चमगादड़ तो क्या कर सकता है, अपने अगले जो उसके हाथ हैं वो हाथ या पैर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन पक्षी में वो ऑलरेडी पंख हो चुका है, तो उससे वो किसी चीज को पकड़ नहीं सकता, वो लटक नहीं सकता है। चमगादड़ ऐसा कर सकता है। तो पूरी तरह से क्या होते हैं, पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। कंकाल तंत्र हल्का एवं खोखला होता है। भैया इनमें कोई बोन मैरो नहीं पाया जाता, बल्कि बोन मैरो की जगह पे एक लिक्विड भरा होता है हड्डियों में, उसकी जगह पे हड्डियां खाली रहती हैं, खोखली रहती है, उनमें हवा भरी रहती है। अब इससे क्या होगा, हड्डियां हल्की हो जाएंगी, तो पक्षी को उड़ने में हेल्प मिलेगी। पक्षी अगर भारी होगा तो भाई उड़ने में बहुत दिक्कत होगी, हल्का रहेगा उतना आसानी से उड़ जाएगा। जबड़ा चोंच में रूपांतरित हो जाता है। कौवा, चील, तोता, तीनों में ये लक्षण पाए जाते हैं, अतः ये पक्षी वर्ग से संबंधित हैं। अंडे वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल के द्वारा ढके होते हैं, जबकि ये विविपोरस है, अर्थात ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेटिक हड्डियां। अभी जब हमने पिछला लेक्चर लिया था तो उसमें ये जिक्र आया था और मैंने आपको बोला भी था कि ये चीज क्या है, फैक्चुअल है कि अलग अलग जीवों में जैसे उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई विशेष प्रकार की कोशिका है, विशेष प्रकार की हड्डी है, विशेष कोई अंग है, या अगर विशेष प्रकार का कोई रूपांतरण अगर स्टार्ट हुआ है किसी एक श्रेणी से, तो हमको वो याद रखना चाहिए। न्यूमेटिक हड्डियां ये कह रहे हैं सरीसृपों का अवलक्षण है, या ये कि ये किन में पाई जाती हैं, उभयचरों का है, पक्षियों का है, तो इसको हमने पढ़ा था पक्षियों के साथ। ये किन में पाई जाती हैं, पक्षियों में पाई जाती हैं। वैसी हड्डी जो खोखली होती है उनको एक्चुअली कहा जाता है। पक्षियों में उपस्थित ये हड्डियां खोखली एवं हल्की होती हैं। इनमें अस्थि मज्जा नहीं होता, बल्कि इनमें वायु कोष्ठ या हवा भरी रहती है, जिससे इनका कंकाल हल्का हो जाता है। यह पक्षियों में उड़ने के लिए एक विशिष्ट अनुकूलन है। आगे बढ़ते हैं। कीवी है। अब कीवी एक पक्षी है, उसके बारे में कह रहे हैं गिद्ध की एक प्रजाति है जो केवल अमेजन के जंगल में पाई जाती है। ये भी देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कीवी कहां पाया जाता है, कीवी की क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पक्षियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक वो पक्षी थे जो उड़ सकते थे, जैसे मोर हो गया, मुर्गे या मुर्गी को भी उड़ने वाले पक्षियों में ही कैटेगराइज किया जाता है, भले वो बहुत कम उड़ पाते हैं। मोर भी कोई ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 किलोमीटर तक उड़ के चला जाएगा। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा हो गया। अदरवाइज 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर बस इतना ही उड़ता है, वो ज्यादा नहीं उड़ पाता है। मुर्गे भी इस तरह से कुछ ही उड़ पाते हैं, लेकिन कम से कम वो हवा में उड़ तो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कीवी की, बात करें हम शतुरमुर्ग की, तो ये ऐसे पक्षी हैं ये उड़ नहीं सकते हैं। इस तरह के पक्षियों के बारे में तो ये कह रहा है गिद्ध की प्रजाति है, तो भाई गिद्ध की सारी प्रजाति, बाज की प्रजाति तो उड़ती हैं? नहीं, ये गैर उड़ने वाला पक्षी था। ये एक रेगिस्तानी सर्प है, नहीं, ये दूसरी कैटेगरी का पक्षी था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोप्टर स्तनी नहीं भैया। ये बचा क्या हमारे पास, उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है और न्यूजीलैंड में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, कीवी है। शुतुरमुर्ग जो सामान्यतः अफ्रीका में पाया जाता है। ये कैटेगरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको दोबारा से यहाँ नोट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, तथ्यों का रिपीटिशन हो जाएगा। रिपीट तथ्यों को फिर से रिवाइज करना या फिर से उनको लिखना, वो नोट्स को क्या कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को बिगाड़ते हैं, तो उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं इसका जो वैज्ञानिक नाम है
वो एप्टेरिक्स है। ये मुर्गी के आकार का पंख विहीन पक्षी है। इसका जीवन काल 25 से 50 वर्ष का होता है। इसके अलावा एक पक्षी और है जिसका पेंगुइन नाम है, वो भी नहीं उड़ सकता, वो अंटार्कटिका में पाया जाता है और सामान्यतः समुद्र में वो गोताखोरी करता है, वहां से मछली वगैरह पकड़ के अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, अब देखिए उड़न रहित पक्षी, अभी हमने ये फैक्ट को देखा था, तो हमको ये याद करना पड़ेगा ये कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड। अगर इस तरीके से मैच करने के लिए आ जाए तो शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है, बिना उड़ने वाला पक्षी है, अफ्रीका। और अगर वो हमसे बात करें पेंगुइन कहाँ पाया जाता है, एक बिना उड़ने वाला पक्षी, ये कहाँ मिलेगा हमको, तो ये हमको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव के आसपास का इलाका, या अर्थात आप कह सकते हैं अंटार्कटिका में हमको ये देखने को मिलेगा। पादहीन सरीसृप, जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, सरक करके जो चलता है, वैसा जीव क्या होता है, तो भैया जो सांप होता है उसके कहाँ हाथ पैर होते हैं, इसलिए कहाँ मिलना चाहिए सांप को, सॉरी सरीसृप को सांप के साथ मिलना चाहिए। फुफ्फुसहीन का मतलब, फुफ्फुसहीन होता है फेफड़े, ऐसा प्राणी जिसमें फेफड़े नहीं पाए जाते। भाई जो भी नाक के द्वारा, नासा द्वारा जो सांस लेगा उसमें फेफड़े पाए जाएंगे, तो सरीसृप होते हैं, उभयचर होते हैं या स्तनी होते हैं, इनमें तो फेफड़े पाए जाएंगे। बाकी जो पानी में रहता हो और जो नाक के द्वारा सांस ना लेता हो, उसमें फेफड़ों की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे हम बात करें मछलियों के बारे में, तो मछली क्या करती है, गलफड़े या गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ये मुंह में पानी भर लेती हैं और उसको दबाती हैं, जिसकी वजह से पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो गलफड़ों के द्वारा क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जितेंद्र रावत जी और जय हिंद मंत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी बताते चलिए। अब क्या करती हैं वो, जैसे ही एब्जॉर्व करती हैं तो दबाव की वजह से वो ऑक्सीजन निकल के उनके ब्लड में घुल जाती है, तो डायरेक्ट गलफड़ों से ही ब्लड में ऑक्सीजन घुलने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मछलियों में कोई फेफड़े नाम की संरचना नहीं पाई जाती। तो डी मिलना चाहिए 5 के साथ। D5 के साथ मिलाएंगे तो ये गया, और D5 के साथ मिलाएंगे तो ये भी गया। अब बाकी देखते हैं, C4 के साथ मिलना चाहिए, C4 के साथ मिलना चाहिए, तो ये भी गया। B हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात अब बचा कौन सा, पंखहीन कीट। देखिए ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कई बार वो मीन का मतलब होता है मछली दे देगा, पर वो असल में मछली होगी नहीं। कई बार वो नॉर्मल नाम दे के रखेगा लेकिन वो मछली होगी। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनकी टेबल बना के हमको क्या कर लेना चाहिए, हमको एक जगह लिख लेना चाहिए। जैसे सी हॉर्स है, सी हॉर्स नाम लिखा हुआ है लेकिन वो मछली नहीं होती है। सील मछली नाम होता है, सी हॉर्स है लेकिन वो मछली होती है, मछली नाम नहीं है उसमें लेकिन है मछली। लेकिन ब्लू व्हेल मछली, व्हेल मछली कहते हैं ना, लेकिन वो मछली नहीं है। हम सील मछली कह देते हैं, वो मछली नहीं है। हम डॉल्फिन मछली कह देते हैं लेकिन वो मछली नहीं होती है। हम स्टार फिश कह देते हैं लेकिन वो मछली नहीं होती है। हमको इस तरह से भी इसको देखना होगा। पंखहीन के रूप में रजत मीन को जाना जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लेपिस्मा सैकेरिना है। उड़ान रहित पक्षी की बात करें तो हमने अभी कीवी का उदाहरण लिया था जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह एक पंखहीन पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका एप्टेरिक्स इसका नाम है। पादहीन सरीसृप की बात करें जिनमें लिम्बलेस या हम कह सकते हैं फुट नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, का उदाहरण सर्प है। इसमें अग्र एवं पश्च पद नहीं पाए जाते हैं एवं यह रैंकर गति करता है। अगर हम बात करें लंगलेस एनिमल की या जिनमें फेफड़े नहीं पाए जाते हैं, इसका उदाहरण मत्स्य है। यह पूर्णतः जलीय प्राणी है, इसमें बाह्य श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है। अब बात फिर से श्वसन पे आ गई। देखिए अगर हम बाह्य श्वसन की बात करें तो श्वसन क्या है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो जा रहा है। जो विकसित प्राणी है, काफी डेवलप्ड प्राणी, उनकी बात करें हम कीड़े मकोड़ों से थोड़ा सा आगे बढ़कर, जैसे एक होता है क्लोम के द्वारा, जैसे कि मछली। गलफड़े के रूप में क्लोम को हिंदी में क्या कहते हैं, या गिल्स कह सकते हैं आप। उनके द्वारा क्या करती है, मछली एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन। दूसरा तरीका है त्वचा के द्वारा।
अब अगर मान लीजिए जैसे उभयचर कोई प्राणी है तो वो क्या करेगा, उसमें क्लोम नहीं होंगे, क्लोम नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा, श्वसन करेगा त्वचा द्वारा। जब वो पानी के अंदर होगा, कहां पे, पानी में। दूसरी तरफ हमारे पास एक और तरीका है जो फेफड़ों के द्वारा होता है। तो भाई जितने भी सरीसृप हैं वो फेफड़ों से मतलब सांस लेते हैं। दूसरा, जो पक्षी हैं उनमें भी फेफड़ों का डेवलपमेंट पाया जाता है। जो स्तनधारी हैं या स्तनी हैं, मैमल्स हैं, उनमें भी श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। तो पूछ रहा है स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा। अब फेफड़े क्या होते हैं भाई, तो फेफड़े कोमल, स्पंजी व लचीली संरचना है। इसमें उपस्थित गुब्बारे नुमा वायुकोश की भित्ति में रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसमें विसरण द्वारा गैसीय विनिमय या विनिमय होता है। यह सभी स्थलीय जीवों का मुख्य श्वसनांग होता है। भैया गैसीय विसरण का मतलब ये हो गया या विनिमय का मतलब ये हो गया कि जब फेफड़ों में रक्त आता है तो वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने साथ बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन, और बहा करके अपने साथ ले जाता है कोशिका तक। कोशिका तक जैसे ही पहुंचता है तो वहां पे जाके हीमोग्लोबिन क्या कर देता है, जो भी वो ऑक्सीजन साथ में लाया होता है उसको छोड़ देता है, और जो कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है उसको अपने साथ बंधक बना के या उसके साथ बॉन्ड बना के वापस ले आता है। और जैसे ही फेफड़ों में पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और फिर से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये जो गतिविधि है इसी को हम कहते हैं विसरण द्वारा गैसीय विनिमय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है। स्तनपाई मतलब स्तनी भी कह सकते हैं, स्तनधारी भी कह सकते हैं आप। मैमल्स की बात हो रही है। कह रहा है दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, ध्रुवीय भालू, अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी क्या होता है, बाकी हाथियों में क्या होता है, बड़ा होता है। ध्रुवीय भालू क्या होता है, ये भी बाकी भालुओं में बड़ा होता है और एकदम सफेद रंग का होता है, जिसके फर मुलायम और बहुत बड़े होते हैं। दरियाई घोड़े की बात करें तो ये भी एक क्या है, मैमल है, और इसको ये भी कहा जाता है कि इससे क्या होता है, गुलाबी पसीना निकलता है। अगर हम बात करें तो जो जितने भी जंतु हैं उनमें स्पर्म व्हेल सबसे बड़ी होती है। जितने भी जीव जंतु आज इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं उसमें सबसे बड़ी होती है। आगे बात करते हैं। व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। नीली व्हेल अर्थात बेलेक्नो या बेलेक्नोप्टेरा मस्कुलस 33 से 35 मीटर तक लंबी और 150 से 180 टन भारी हो सकती है। यह सबसे बड़ी व्हेल और आज तक पृथ्वी पर उत्पन्न जंतुओं में सर्वाधिक विशाल जंतु है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के महासागरों में आहार करती है। मतलब रहती कहां पर है, ये जहां पे पानी ज्यादा ठंडा है उस जगह पे, लेकिन जब इसको बच्चे देने होते हैं तो ये शीतोष्ण महासागर में चली आती हैं। शीतोष्ण महासागर वो हैं जो ना पूरी तरह से बहुत ज्यादा गर्म वाले इलाके में है, ना पूरी तरह से बहुत ज्यादा ठंडे वाले इलाके में, बीच के से इलाके में पड़ते हैं, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच में महासागरों में प्रवास करती हैं। इनके शरीर का ऊपरी रंग नीला होता है इसलिए इनको ब्लू व्हेल कहते हैं, और नीचे पीला होता है। यह एक छोटे पृष्ठपक्ष, अपेक्षाकृत छोटे सिर, कंठ पर पतली कंटकों और आंशिक वक्र जबड़ों के कारण स्पर्म व्हेल से विभेदित की जाती है। इसमें मुख गुहा में दांतों के स्थान पर तालू के नीचे लटकी व्हेल बो या बैलीन से निर्मित अनेक समांतर श्रृंगीय प्लेटों की एक श्रृंखला होती है। ये जो प्लेटें होती हैं ये सूक्ष्मदर्शीय जंतुओं या प्लवक के लिए छलनी का काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, छान करके भीतर की तरफ भेजते हैं। जो गला होता है भेल का वो काफी छोटा होता है, तो अगर हम ये कहें कि भेल कितनी भी बड़ी है, क्या वो आदमी को निकल जाएगी, इंसान को निकल लेगी, तो वो इंसान जैसे बड़े जीव को निगल नहीं सकती है।
छोटी छोटी मछलियों को, तो व्हेल क्या करती है, ऊपर की तरफ उठते हुए आती है और पूरा का पूरा वो पानी से बाहर निकल जाती है और फिल्टर कर लेती है पानी को। अब पानी में जो जो चीजें होंगी वो सब चली जाएंगी, तो छोटी छोटी मछलियों का ये क्या करती है, आहार करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। अब यहाँ पे एकेडना है, सेही है, कंगारू है, व्हेल है। अब बात करते हैं, देखिए, स्तनधारियों की या स्तनियों की। स्तनियों की तीन श्रेणियां हमने पढ़ी हुई हैं। एक जिनको हम कहते हैं प्रोटोथीरिया, एक जिनको हम कहते हैं मेटाथीरिया, और तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं यूथीरिया। ये क्या करते हैं, सब में दुग्ध ग्रंथि होगी, ये बात सही है, दुग्ध ग्रंथि होती है, स्तन नहीं पाए जाते। क्या करते हैं, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल एकेडना, एकेडना, इनमें स्तन लगभग नहीं पाए जाते हैं या अल्प विकसित। ये क्या करते हैं, अंडे नहीं देते लेकिन बच्चे भी पूरी तरह से विकसित नहीं देते हैं, अल्प विकसित बच्चे, जैसे कंगारू। तीसरे हैं यूथेरिया, ये क्या होते हैं, इनमें स्तन पूरी तरह से विकसित होते हैं और इनके जो बच्चे होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पूर्ण विकसित। ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे जैसे कि मनुष्य, जैसे कि सेही, अधिकतर वो इसी एग्जाम्पल में आते हैं, व्हेल आदि। या इसमें आप उड़ने वाले भी अगर डालना चाहते हैं, एक कैटेगरी तो हमने, हमारे पास ये हो गई। अब जो यूथीरिया है उनको भी डिवाइड आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएंगे वायवीय, या जो हवा में उड़ सकते हैं वैसे, जैसे कि चमगादड़, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को दूध पिलाता है, स्तनों का भी विकास पूरी तरह से होता है। एक वो हो जाएंगे जो कैसे हैं, जलीय हैं, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि व्हेल, समुद्री सिंह या समुद्री शेर, सील मछली जिसको कहते हैं, या डॉल्फिन। और एक होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, स्थलीय इनको कहा जाता है। स्थलीय की अगर हम बात करेंगे तो स्थलीय में जैसे कि मानव है या बाकी और भी गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली इत्यादि को हम देखते हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। एकिडना क्या है, एक ऐसा स्तनी है जो अंडे देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टैकीग्लोसस है। इसमें नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, किंतु इन पर जो ब्रीस्ट हैं या चूचुक हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके शरीर पर कांटे जैसे बाल पाए जाते हैं, अतः बाल तथा स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण इन्हें स्तन वर्ग में रखा गया है। इसे कंटीला चींटीखोर भी कहते हैं। कौन सा स्तनधारी है, कौन सा मैमल है, शार्क। शार्क कैसी है, एक ऐसी मछली है जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, हड्डी विहीन मत्स्य। हड्डी विहीन मतलब इसमें उपास्थि पाई जाती है, अस्थि नहीं पाई जाती है। स्क्विड की बात करें तो ये क्या है, सबसे बड़ा कशेरुकी। तो जो इस तरह से आपने एक आकृति देखी होगी, इस तरीके से होता है, मुंह इसका चारों तरफ ऐसे फैला होता है। ऑक्टोपस की बात करें, 8 भुजाधारी मोलस्क, ये भी मोलस्क होता है, स्क्विड भी।
व्हेल की बात करें तो ये क्या होता है, जलीय स्तनधारी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें श्वसन हेतु फेफड़े पाए जाते हैं, जब क्योंकि अब देखिए इसमें फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन के लिए, तो इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, सांस लेने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ेगा। तो हर आधे घंटे बाद व्हेल क्या करती है, ऊपर आती है। और यह क्या है, सबसे बड़ा जंतु है। इसका हृदय 4 कोष्ठ युक्त होता है। भाई जितने भी मैमल होते हैं सबका हृदय कैसा है, 4 कोष्ठ है। तो अगर ये फैक्ट आप याद ना करें तब भी आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। भैया जितने भी मैमल हैं सब में 4 कोष्ठ वाला होता है। पक्षियों में 4 कोष्ठ वाला होता है, जो सरीसृप है उनमें 3 कोष्ठ वाला होता है। लेकिन वहां पे एक अपवाद है, मगरमच्छ और उसकी फैमिली जितनी भी है सब में 4 कोष्ठ वाला पाया जाता है। बाकी फिर उभयचर में जाएंगे 3 कोष्ठ वाला है, फिर और नीचे की तरफ लौटेंगे मत्स्य में 2 कोष्ठ वाला है। इसमें मादा में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह मांसाहारी समुद्री जंतु है जो छोटी मछलियों को खाता है। यह अपनी मजबूत पूंछ और फ्लिपर की सहायता से तैरता है। शार्क क्या है, मत्स्य वर्ग का जंतु है। यह एक उपास्थल मछली है, इसमें अस्थि नहीं होती। हमने एक क्वेश्चन भी किया है इस पे कि शार्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, और इसका आंसर हमने देखा था 0 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑक्टोपस मोलस्क संघ का जंतु है, इसमें 8 भुजाएं पाई जाती हैं। स्क्विड भी मोलस्क संघ का जंतु है, इसमें आंतरिक कवच पाया जाता है। तो आंतरिक कवच इसका क्या हो जाएगा। अब ये फैक्ट है, इसको अगर याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये सबसे बड़ा अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल या स्पम व्हेल। हमने देखा था स्पम व्हेल क्या होती है, सबसे बड़ी प्रजाति होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, तो फाइसेटर मैक्रोसिफेलस इसका नाम होता है। अगर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। पूर्ण वयस्क नर स्पम व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। इसमें केवल निचले सकरे जबड़े में 20 से 26 जोड़ी शंक्वाकार दांत पाए जाते हैं। इनमें दांतों की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर एवं भार 1 किलोग्राम तक पाया जाता है। ब्लू व्हेल में दांत नहीं पाए जाते, आपको यह भी याद रखना होगा। उसमें क्या है, दांतों की जगह पे छलनी टाइप की संरचना पाई जाती है। छोटे 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 आप कह सकते हैं मुलायम रोम टाइप के पाए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में। अभी हमने डॉल्फिन का एग्जांपल देखा था। डॉल्फिन है, व्हेल है, सील है, ये सभी क्या होते हैं, समुद्री स्तनी के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। क्या है ये, मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, स्तनी है। हमने इसको देखा था अभी, इसको स्तनी में डिवाइड किया गया है। और स्तनी में भी कौन सा, ये यूथीरिया वाला स्तनी होता है। ऑलरेडी इसको कह चुके हैं पीछे। इसको किस में रखा गया है, एक गण है जिसका नाम है सिटेसिया में इसको रखा गया है। एक जलीय जंतु है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। अगर हम ये बात करें कि जितने भी जंतु हैं उनमें अगर प्राइमेट को छोड़ दिया जाए तो बाकियों में ये क्या होता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। या ये कहिए कि जलीय जंतुओं में ये सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। जिसका शरीर धारा रेखीय होता है। भाई पानी में चलने के लिए तो इस तरह का ही शरीर चाहिए, तभी पानी कटेगा, आगे बढ़ पाएंगे। तथा इसके मादा में स्तन ग्रंथियां उपस्थित होते हैं। यह एक सजीव प्रजक जंतु है। सजीव प्रजक उसको कहते हैं जो विविपोरस होते हैं, अर्थात जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जो फेफड़ों से श्वास लेने के लिए बार बार जल की सतह के ऊपर छलांग लगाता है। आगे बात करते हैं, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय जलीय जंतु है, तो भैया जो गंगा डॉल्फिन है, जिसको सुसु नाम से भी जाना जाता है, उसे ही क्या किया गया है, भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। अब भारत में क्या किया गया, एक है हमारा राष्ट्रीय पशु। आपको थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देना होगा। देखिए क्रॉस करके अगर हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो एमसीक्यू को टैकल करना बड़ा आसान हो जाता है। लवणीय मगरमच्छ की बात करें तो इसका क्या है, लवणीय मगरमच्छ को कहां पाला जा रहा है, उड़ीसा में पाला जा रहा है। गहिर माथा एक जगह है उड़ीसा में, वहां पे इसको पाला जा रहा है। घड़ियाल की अगर हम बात करें तो घड़ियाल कहां पे पाया जाता है भाई, एक तो घड़ियाल पाया जाता है हमको गंगा नदी में, दूसरा हमको ये चंबल में पाया जाता है। तो चंबल में घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए योजना चल रही है। ये गंगा की सहायक नदियों में ये पाया जाता है। ठीक है, गंगा का जो पशु है उसको भी घड़ियाल ही माना जाता है। जैसे
हर एक देवी देवता के साथ एक पशु जुड़ा हुआ है, तो गंगा के साथ घड़ियाल ही जुड़ा हुआ है। ऑलिव रिडले कछुआ है, ये भारत में नहीं पाया जाता, बल्कि ये क्या करता है, अंडे देने के लिए दक्षिण अमेरिका से ये कहां आता है। यूपीएससी का तो भाई फेवरेट टॉपिक है ये। गहिरमाथा के पास ही, या हम कह सकते हैं ऋषि कुल्या नदी किनारे आता है। कहां पर है ये है भैया हमारे उड़ीसा में, भारत के उड़ीसा में। भारत सरकार इस पे बहुत फोकस करती है। ये जो कछुआ है ये भी क्या है, विलुप्त की कगार पर जा रहा है। उसकी वजह क्या है, देखिए लगातार दुनिया में क्या हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब कछुआ ऐसा जीव है जिसमें, जैसे हम मानव की बात करें तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो इस आधार पर होता है कि क्रोमोसोम उसमें कैसे हैं। अगर XX क्रोमोसोम है तो लड़की पैदा होगी, XY क्रोमोसोम है तो क्या हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा। यदि XXY क्रोमोसोम है तो लड़के लड़की दोनों के गुणों वाला बच्चा पैदा होगा, अर्थात ट्रांसजेंडर पैदा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहां पे, भाई कछुआ ऐसा एक जीव है जिसका जो जेंडर है वो बाद में डिसाइड होता है। मतलब जैसे जैसे ही जैगोट बनेगा तुरंत डिसीजन हो जाएगा कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन कछुए में ऐसा नहीं होता है। कछुए में अंडे हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब अगर गर्मी बढ़ती है तब तो क्या हो जाएगा, एक एवरेज टेम्परेचर से अगर मौसम गर्म रहता है तो जो अंडे हैं उनमें से अधिकतर जो कछुए निकलेंगे वो मादा कछुए होंगे। टेम्परेचर अगर कम है तो अधिकतर कछुए क्या होंगे, नर निकलेंगे। तो नर और मादा का जो डिसीजन है वो बाहरी टेम्परेचर के आधार पर होता है। अब क्योंकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनमें क्या हो रहा है, मादा ज्यादा पैदा हो रही हैं और जो मेल हैं उनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। अब भाई नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए उतनी ही हमको मादाओं की जरूरत है, उतनी ही हमको क्या होगा, मेल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पे क्या हो गया, इनबैलेंस हो गया। जैसे ह्यूमन में इनबैलेंस हमको पाया जाता है, खासतौर से हम भारत में देखें तो लड़कियों की संख्या कम, लड़कों की संख्या ज्यादा, लेकिन कछुओं में उल्टा हो रहा है। एक तो ये वजह है, दूसरी ये वजह है कि जब ये अमेरिका से भारत तक आते हैं तो इनको बहुत लंबा सफर करना पड़ता है, जहां शिकारी भी हैं, जहां पर अब मनुष्य खुद अपने आप में इतना बड़ा शिकारी हो गया है कि समुद्र में बड़े बड़े जाल डाल के रखता है और उससे क्या कर लेता है, शिकार कर लेता, फंस जाते हैं जालों में और उस वजह से मर जाते हैं। एक वजह यह भी है कि जब तक सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, अभी तो इसके लिए स्पेशली सरकार बहुत फोकस कर रही है, उड़ीसा की भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। जब तक इस पर फोकस नहीं किया जा रहा था तो दिक्कत क्या थी कि कछुआ कोई बहुत गहरा गड्ढा खोद के अपने अंडे नहीं देता है, थोड़ी सी बालू हटा करके, थोड़ी सी मिट्टी हटा करके वहीं अंडे दे देता है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत सारा चल रहा है, हम लोग जगह जगह पे नए नए क्या कर रहे हैं, नदियों से या समुद्रों से आने के लिए नए नए पोत बना रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि समुद्री जो ऐसा इलाका है जहां पे जीव जंतुओं को मानव का इंटरफेरेंस ना देखने को मिले, वो इलाका कम होता चला जा रहा है। इस वजह से इन कछुओं के अंडे क्या हो जाते थे, कुछ फूट जाते थे। दूसरा, जहां पे भी मानव का इंटरफेरेंस है, बार बार साफ सफाई ज्यादा हो चुकी है, वहां भी ये कछुए नहीं आते थे। तो इसकी वजह से इनकी आबादी क्या है, खतरे में पड़ गई है। अब भैया हम बात करें फिर से इस टॉपिक के बारे में, तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है टाइगर या बाघ। चीता नहीं है हमारा राष्ट्रीय पशु। चीता लगभग 1951 में खत्म हो गया भारत से। अभी हमने अफ्रीका से कुछ चीते मंगाए हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के द्वारा अब भी बच्चे भी पैदा हुए हैं और उनमें से कुछ मर भी गए हैं। चीते ही मर गए, बच्चों का छोड़िए। फिर भारत सरकार ने क्या किया कि भाई हाथियों पे भी हमको ध्यान देना है, तो भारत ने विरासत पशु के रूप में, विरासत पशु के रूप में घोषित किया, उस पशु का नाम है हाथी। फिर भारत सरकार ने कहा कि भाई लगातार क्या हो रहा है, मछली पकड़ने के चक्कर में डॉल्फिन लगातार कम होती चली जा रही है, इनकी संख्या कम होती चली जा रही है। तो मीठे पानी की गंगा डॉल्फिन है, उसको क्या किया गया, भारत सरकार ने संरक्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाए तो उसको जलीय जीव घोषित कर दिया। भारत का जलीय जीव, भारत का जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है।
डॉल्फिन में आंखें नहीं होती हैं। डॉल्फिन मूव करती है किसकी हेल्प से? वो अल्ट्रासाउंड निकालती है, जैसे चमगादड़ भी अल्ट्रासाउंड निकालती है, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से चलती है, आंखों की हेल्प से नहीं। चमगादड़ भी रात में निकलता है तो आंखों का तो कोई हेल्प है नहीं उसके लिए। अतः जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। यह एक स्तनी जंतु है, इसमें स्तन ग्रंथियां, जरायुस्ता मतलब सीधे बच्चों को जन्म देती है। डायफ्राम होता है फेफड़ों से नीचे, डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है। फेफड़े मान लीजिए गुब्बारे हैं, ऊपर की तरफ आएगा हवा बाहर निकल जाएगी, नीचे की तरफ जाएगा फेफड़े फैलेंगे जिससे हवा अंदर चली जाएगी। तो जो श्वास और निश्वास का ये जो चल रहा है चक्र, ये किसकी वजह से चलता है? डायफ्राम की वजह से चलता है, अर्थात फेफड़ों की क्रियाविधि इसमें पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? देखिए चिंपैंजी है, वो तो भाई मानव के एकदम निकट है, तो इसको तो हम बिल्कुल करा सकते हैं। तोते का आपने खूब देखा ही होगा। पक्षियों में यही एक ऐसा जीव है तो क्या करता है, सीधे सीधे जैसे मानव बोलता है बिल्कुल वैसे ही बोल करके हमको चीजें ये दिखा सकता है। ठीक है। अगर हम डॉल्फिन की बात करें तो ये भी हमारी भाषा को, अगर हम कोई भाषा में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो चिंपैंजी है, तोता है, वो भी हमारी बात को समझ जाता है। सूसू है, ये भी बात को समझ जाती है। कुत्ते के केस में क्या है, ये भाषा को समझता है कम और इशारों को समझता है ये ज्यादा। कुत्ते के केस में क्या है, भाषा वाले केस में कुत्ता क्या है, कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इशारों वाले केस में कुत्ता काफी एडवांस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुत्ते की अपेक्षा भाषा को बाकी सारे चिंपैंजी, तोता, डॉल्फिन ये आसानी से सीख जाते हैं, परंतु कुत्ता भाषा की अपेक्षा क्रियाकलापों या इशारों को जल्दी सीखते हैं। एक मक्खी ने परेशान करके रखा, लेक्चर के ही टाइम पे आती है ये। सील किस वर्ग में है? अभी हमने इनको कैटेगराइज किया था, तो जो यूथेरिया थे वो 3 कैटेगरी के थे ना। एक वायवीय, जिसमें चमगादड़ को रखा गया था, मतलब हवा में जो उड़ सकते हैं। एक थे स्थलीय, जिनमें मानव, हाथी, घोड़ा इनको रखा गया। एक थे जलीय, जिनमें व्हेल, समुद्री शेर या जिनको हम कहते हैं सील, या फिर इसमें रखा गया डॉल्फिन को। अब ये क्योंकि सारे के सारे स्तनी हैं तो जाहिर सी बात है फेफड़ों से सांस लेते होंगे। फेफड़ों से सांस लेते हैं तो बार बार इनको क्या करना पड़ता होगा, बार बार इनको ऊपर आना पड़ता होगा सांस लेने के लिए। सब में स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी, सभी विविपोरस होते हैं अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरीके से इनमें गुण पाए जाएंगे। अभी हमसे पूछ रहे हैं मछली है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनी है, क्या है? समझ ही गए आप, ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित को पढ़िए, चमगादड़, भालू और चूहे। उपरोक्त में से किन जंतुओं में हाइबरनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है? अब आप वो बताइए, आपको क्या लगता है इनमें से किसमें पाई जाती है? देखिए जंतुओं में क्या होता है, ठंडे मौसम में और गर्म मौसम में या गर्म स्थानों पर जंतु रहते हैं। गर्म स्थानों पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। हाई मेटाबॉलिज्म रहता है तो फूड की भी क्या जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और फूड क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। अब अगर फूड उपलब्ध है तो ये हर रोज क्या करेंगे, खाना खाएंगे और अपना इनका जीवन चलता रहेगा। लेकिन ठंडे स्थानों में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अगर हाई रखेंगे तो डेली फूड की जरूरत पड़ेगी, और भैया वहां पे क्योंकि बर्फ जम चुकी है तो फूड मिलेगा नहीं। वैसी कंडीशन में ये जीव क्या करते हैं, या फूड की कमी हो जाती है तो वैसी कंडीशन में ये लोग अपना मेटाबॉलिज्म कम कर लेते हैं।
मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो इनको श्वसन की कम आवश्यकता पड़ेगी, इनके शरीर में क्रियाविधि कम हो जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये नींद में चले जाते हैं। अब नींद में ऐसी में चले जाते हैं जहां पे इनके बाकी के सारे फंक्शन बहुत कम हो जाते हैं, ये बस जी सकें, शरीर उतने ही फंक्शन करता है, तो बहुत कम एनर्जी में इनका काम चल जाता है, जिसकी वजह से इनको फूड की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पे फूड क्या होता है, अनुपलब्ध होता है। ऐसे जंतुओं में चमगादड़ भी, जो भी ठंडे इलाके में जो जंतु मिल सकता है वो हर जीव क्या करेगा, हाइबरनेशन में जाएगा। जैसे आप देखेंगे भारत में भी, अभी नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, अभी हम दिल्ली वगैरह यहाँ के आसपास के इलाके में देखें, सर्दियों के दिनों में आपको छिपकली नहीं दिखेंगी। जैसे ही दिवाली होगी छिपकलियां गायब हो जाएंगी, और होली के बाद के मौसम में गर्मी बढ़ जाती है तो आप देखेंगे छिपकलियां बाहर निकलने लग जाती हैं। तो छिपकली भी क्या जाती है, हाइबरनेशन में जाती है। मगरमच्छ है वो भी हाइबरनेशन में जाता है। तो चमगादड़ की बात करें, ये भी ठंडे इलाकों में पाया जाता है, तो भाई ये भी हाइबरनेशन में जाएगा। चूहे हैं ये भी हाइबरनेशन में जाएंगे, क्योंकि ये भी ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। भालू है ये भी हाइबरनेशन में चला जाएगा, ये भी क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पे भालू पाया जाता है ना, तो ये भी हाइबरनेशन में चला जाता है। अर्थात ये तीनों ही हाइबरनेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब शीत निद्रा। हाइबरनेशन शरीर की एक निष्क्रिय एवं धीमी उपापचय की अवस्था है। इस अवस्था में शीत ऋतु में बेहद ठंड होने पर शरीर का तापमान कम, श्वसन दर धीमी, हृदय गति धीमी, उपापचयी दर धीमी या निम्न हो जाती है। चमगादड़ अंधेरी गहरी गुफाओं में, भालू छोटी पहाड़ी गुफाओं में, और चूहे भूमिगत बिल बनाकर शीत निद्रा में जाते हैं। आपने वो भी देखा होगा, जो मेंढक होते हैं वो भी छुप जाते हैं, या आपने कछुओं को देखा होगा, वो जमीन के अंदर आपको, जैसे सर्दियों के टाइम पे आप खो दिए तो कछुए मेंढक आपको जमीन के अंदर ये मिलेंगे। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, हाइबरनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है। जैसे हम देखेंगे हमारे अरुणाचल प्रदेश में, चीन में, इनमें क्या पाया जाता है, पांडा पाया जाता है। अब अगर हम बात करें भालू की, तो भालू की देखिए क्या है, मांसाहारी और शाकाहारी, दो प्रजातियां हैं या दो कैटेगरी बनती हैं। शाकाहारी भालू जो होता है उसको हम पांडा कहते हैं। ये थोड़ा सा मजाकिया टाइप का जानवर है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। मांसाहारी जो भालू है, अब उसमें क्या होता है भाई, उसमें देखिए, उसमें एक तो रीछ है, कई सारी प्रणाली हैं जिनको स्लोथ बियर भी कहा जाता है। अभी जैसे इंडिया में हम बात करेंगे तो भारत में रीछ पाया जाता है, काले बालों वाला। दूसरा जो भालू की प्रजाति है वो सफेद बालों वाली है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर बियर कहते हैं। पोलर बियर में क्या होंगे, श्वेत बाल होंगे। इनमें क्या होंगे, ब्लैक फर या ब्लैक जो बाल होंगे इनके ब्लैक होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी भालू है, विशाल पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है, आइल्यूरोपोडा मेलेनो ल्यूका। याद रहे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने कैटेगरी बना के देख ली है, तो भालू की टोटल 3 कैटेगरी निकल के आती हैं, 2 मांसाहारी में और एक नृशंस प्राणी। कौन सा है, नृशंस का मतलब होता है जो ऐसा प्राणी हो तो बिना बात के क्या करता हो, शिकार करता रहता हो, दूसरे जीवों को परेशान करता रहता हो, तंग करता रहता हो, अंडे फोड़ के खा जाता हो उनको, मतलब दूसरे जीवों पे अत्याचार करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, नृशंस कहते हैं। पेंगुइन है भाई, ये क्या है, चींटीखोर होता है, चींटियों को खाता है, इसके ऊपर सल्क पाए जाते हैं, तो जैसे ही इसको खतरा होता है तुरंत ये गोल बन जाता है। तो भाई चींटियों को खाता है, पेट भर जाता है तो शिकार नहीं करता है। व्हेल है, छोटी छोटी मछलियों को खाती है, लेकिन ये भी ऐसी नहीं है कि पेट भर गया तब भी मार मार के डालती रहे, खाए ना, शिकार करे, फेंक दे। कछुए की बात करें तो कछुआ शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, कछुआ स्थलीय भी होता है और समुद्री भी होता है। ऐसे कछुए जो हमेशा, इसमें होते हैं ना, 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक टर्टल होता है, एक टॉर्टोइज होता है। टर्टल क्या होता है, जो जमीन पे रहता है, ठीक है, और टॉर्टोइज क्या रहता है, जो समुद्र में रहता है, हमेशा पानी में रहता है, जमीन पे नहीं आता है, उस तरह से।
ये भी क्या होते हैं, ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। अब मांसाहारी होते हैं वो भी बिना भूख के वैसे ही जंतुओं को मार मार के नहीं फेंकते हैं। नृशंस प्राणियों में जैसे शेर है, शेर शिकार करता है, शिकार करके ही खाता है, लेकिन शेर नृशंस नहीं है। शेर को भूख नहीं होगी तो उसके सामने से हिरन गुजर जाए वो मार के उसको नहीं डालेगा। लेकिन नृशंस प्राणियों में लक्कड़भग्गा या इसको हायना कहा जाता है, वो नृशंस में काउंट किया जाता है। वजह, बिना वजह के उसको भूख है नहीं है वो मार के डाल देगा कि आज नहीं कल तो भूख लगेगी, कल शिकार मिला मिला, नहीं मिला कल इसको खा लेंगे, तो आज ही मार के डाल देते हैं। जब उनको जहां कहीं भी शिकार दिखता है वो शिकार करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जो जंगली कुत्ते होते हैं वो नृशंस की श्रेणी में आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, तंग करने के लिए वैसे ही झुंड बना के किसी को भी दौड़ा लेते हैं। ऐसा ही एक जंतु है ऊद बिलाव। ये भी क्या है, सरीसृप में ही आता है। ऊद बिलाव क्या है, नृशंस है। वजह भाई ये बिना बात के ही शिकार करता रहता है। एक मैमल है, स्तनी है, इसका वैज्ञानिक नाम लूट्रा है। यह अत्यंत खतरनाक शिकारी जंतु है जो नदियों में जाकर मछलियों का शिकार करते हैं। ये हत्यारे एवं हिंसक जंतु बिना कारण अर्थात भूख न लगने पर भी अन्य जीवों का आनंद लेने के लिए शिकार करते हैं, मजे लेने के लिए। इन जंतुओं में नर का संभोग करने का तरीका भी बेहद क्रूर होता है। फीमेल को पूरी तरह से ये घायल कर देते हैं, उस तरह से ये सेक्स करते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है। लेकिन अब खतरनाक है, इसके अलावा इसको जैव संरक्षक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि पानी का अगर कहीं पे थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा होता है तो उस बहते हुए पानी में ये लकड़ी मिट्टी ला करके इकट्ठा करते रहते हैं। हालांकि इनका स्वार्थ होता है उसके पीछे। अब ये मिट्टी को इकट्ठा करते रहेंगे, उसे बांध बना देंगे, जिसकी वजह से पानी रुकने लग जाता है। पानी रुक जाएगा, पानी भर जाएगा, तो उसमें मछलियों की नई नई प्रजातियां डेवलप हो पाएंगी। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं वो सारे डेवलप हो पाएंगे। पानी अगर रुकेगा तो पानी जमीन में जाएगा, तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, प्लस दूर दूर तक पानी फैलेगा, तो पौधों को भी प्रॉपर पानी की मात्रा मिल पाती है। तो ये बहुत बड़े बड़े बांध बना देते हैं पानी में। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रकृति का संरक्षक भी कहा जाता है। एक तरफ तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से शिकार करते हैं, बिना कारण के शिकार करते रहते हैं, और दूसरा ये क्या करते हैं, नेचर के लिए एक बेहतर काम भी कर रहे होते हैं। बांध बनाने वाला जानवर इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। गाय में, बकरी में, भेड़ में, हिरण में। हिरण की जो सबसे बड़ी प्रजाति है उसमें नील गाय को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नील गाय हिरण के कुल में आती है। अब यह भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी विशालतम मृग प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम पोसेलाफस ट्रैगो कैमेलस है। यह स्तनी एवं शाकाहारी जंतु है। इसमें स्थायी सींग उपस्थित होते हैं, अर्थात नील गाय में सींग हर साल गिरकर नए नहीं उगते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 12 सिंगा की बात करें तो कुछ टाइम तक उसके सींग उगते हैं, फिर उसके बाद गिर जाते हैं, फिर दोबारा से उग करके आते हैं। नील गाय में एक बार जो आगे गाय भैंस की तरह होते हैं, वो बढ़ते हैं, वो गिरते नहीं है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? अब देखिए, हूफ्स की बात हो रही है। अब एक जिनमें खुर नहीं होते हैं, पैरों की अगर हम बात करें तो पैर वाले जो जीव हैं उनमें दो तरह के पैर हैं। खासतौर से मैमल की बात कर रहे हैं, पैर वाले जो मैमल हैं उनकी, या बात करें कि मैमल्स के पैरों की बात करें, ऐसे जिनमें खुर नहीं पाए जाते। अब जिनमें खुर नहीं पाए जाते उनमें गद्दीदार पैर पाए जाते हैं। जैसे ऊंट है, ऊंट अपने गद्दीदार पैरों के कारण ही रेगिस्तान में चल पाता है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट भी एक स्तनी है। ऊंट की खास बात यह है कि इसके जो आरबीसी होते हैं उनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ऊंट ही वो जानवर है जो बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 15 से 20 दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट ही वो जानवर है जिसमें क्या होता है, कुबड़ पाया जाता है, और ये अपने कुबड़ में क्या करता है, फूड स्टोर करता है फैट के रूप में, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक चल सकता है। जैसे कुत्ता है, अरे मानव में भी तो गद्देदार ही पैर पाए जाते हैं। जैसे कुत्ते की ही फैमिली से है गीदड़। अगली बार हो सकता है गीदड़ ना पूछे,
बिल्ली है इसी मतलब ऐसे ही पैर उसमें पाए जाते हैं। बिल्ली हो गया तो अगर आपको कल को मान लीजिए कहे शेर, कल को वो कहने लग जाए कि नहीं शेर की जगह पे हमने दे दिया टाइगर का एग्जांपल, तो ये सभी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। अब दूसरे जिनमें खुर पाए जाते हैं, खुर वाले जंतु, खुर वाले जंतु भी दो कैटेगरी में होते हैं, एक जिनमें सिंगल खुर पाया जाता है और एक जिनमें डबल पाया जाता है। देखिए जिनमें सिंगल पाया जाता है उसमें घोड़े आते हैं, गधे आते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, गधे की या घोड़े की एक फैमिली है जिसको जेबरा कहा जाता है, जंगली गधे कह सकते हैं आप। जेबरा में भी क्या पाया जाता है, सिंगल खुर ही पाया जाता है, एक ही खुर इस तरीके से। अब डबल खुर वाले क्या होते हैं, जिनमें इस तरीके से खुर इस तरीके से पाया जाता है, जिसमें बकरी आती है, भेड़ आती है, गाय आती है, भैंस आती है। इन्हीं को तो कैटल कहा जाता है जिनमें खुर डबल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आंसर पता लग गया। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ क्या है, कुत्ते भेड़िया के कुल कैनिडी की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनिस ऑरियस होता है। गीदड़ों के पैरों में नाखून युक्त गद्दीदार पंजे उपस्थित होते हैं। यह एक शिकारी जंतु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, डुडोंग की बात हो रही है, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स की बात हो रही है, समुद्री सींग सील की बात हो रही है। तो सील क्या है, तनी है। समुद्री घोड़े के बारे में स्पेशली हमने पढ़ा था कि भैया ये क्या है, ये एक मछली है, ऐसी मछली जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं और एयर ब्लडर पाया जाता है। समुद्री गाय डुडोंग भी क्या है, एक स्तनी है। भारत के ये मन्नार की खाड़ी वाले इलाके में खूब पाया जाता है। और भैया ये क्या है, संकटग्रस्त है, ये भी खत्म होने वाला है, तो इसकी भी जान को खतरा है। अब ये पूछ रहा है कौन स्तनी है, तो भाई दो स्तनी है, एक स्तनी नहीं है, तो जिसमें दो होगा वो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बाकी समुद्री सिंह या सील क्या होता है, स्तनी होता है। ऑलरेडी इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स एक सत्य मछली है। इसका सिर घोड़े के समान होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सी हॉर्स कह देते हैं। इसका नाम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, भाई देखिए घरेलू मक्खी है तो ये तो दिन में एक्टिव होती है ना, तोता है वो तो दिन में एक्टिव होता है ना, इसलिए खत्म। मच्छर रात को ही काटता है। चमगादड़ रात में उड़ता है और किसकी वजह से, दिखाई नहीं देता रात को, पर फिर भी ये अपने अल्ट्रासाउंड कैपेबिलिटी की वजह से रात को उड़ सकता है। उल्लू रात में ही एक्टिव होता है, इसकी वजह यह है कि इसको दिखाई तो देता है दिन में, लेकिन इसके जो आंखें हैं रेटिना में रोड्स बहुत ज्यादा में पाए जाते हैं, या अब उसकी वजह से क्या होता है, ये इंटेंसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो कम उजाला रहेगा, आराम से देख पाएगा। ज्यादा उजाला होगा तो इसको चकाचौंध की वजह से दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये तीनों के तीनों क्या है, रात्रिचर हैं। रात्रिचर मतलब रात को अपना जो काम करते हैं, रात को जो जागते हैं। मच्छर गौरैया, गौरैया दिन में, हिरण दिन में, उल्लू चमगादड़ कुत्ता, कुत्ता दिन में। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऊंट किसके कारण मरुस्थल में आसानी से अनुकूलित हो जाता है, कुबड़ जिसमें चर्बी के रूप में खाद्य संग्रहित रहता है, जठर में उपापचयी जल संग्रहित करने वाली जल कोशिकाएं, केंद्र का लाल रुधिर कोशिकाएं, केंद्रित लाल रुधिर कोशिकाओं में क्या केंद्र पाया जाता है, बिल्कुल। आंखों एवं नासा द्वार के पास बालों का उगना, बिल्कुल ये बात भी इसमें पाई जाती है। देखा जाए सारे के सारे लक्षण इसमें उपस्थित होते हैं। आंखों के पास बाल ज्यादा रहते हैं, नाक जहां पे होती है वहां बहुत सारे बाल रहते हैं, तो जब धूल की आंधियां चलती हैं तो ये बाल क्या कर देते हैं, धूल को पहले ही फिल्टर कर देते हैं, धूल को अंदर नहीं जाने देते। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या आरबीसी में सेंटर पाया जाता है, बाकी जितने भी आरबीसी या कहिए जिनमें भी आरबीसी पाया जाता है जैसे मनुष्य है, उनमें सेंटर नहीं पाया जाता। तो क्या ये बात सही है, ये भी फैक्ट सही है। जठर में उपापचयी जल संग्रहित करने वाली जल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन वो जीता कैसे है, जीता है भैया इसके कुबड़ में जो चर्बी पाई जाती है उसकी वजह से। फैक्ट ऊंट के बारे में ये चारों सही हैं, लेकिन उन चारों में से रेगिस्तान में रहने के लिए इसको अनुकूलित बनाता है जो वो चर्बी के रूप में फूड को स्टोर करता है, उसकी वजह से। अब देखिए ये क्या है, इसकी पीठ पर एक मांसल उभार उपस्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम्प या कुबड़ कहते हैं, जो कि कुबड़ कहलाता है। ऊंट की कुबड़ में उपस्थित यह वसा ऊंट को रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना खाए जीवित रहने में सहायता प्रदान करती है। ऊंट भी भाई कैसे होते हैं, ऊंट होते हैं बड़े
और ऊंट होते हैं छोटे, रेगिस्तानी या रेतीले, और ये होते हैं भैया पहाड़ी। पहाड़ी ऊंटों को कहा जाता है लामा। और ये जो रेतीले ऊंट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले कहां मिलते हैं भैया? जो भी भारत में ऊंट आए हैं, भारत में ऊंट कहां से आए हैं? अरब से आए हैं। अरब में ऊंट कहां से आए हैं? तो अरब में अफ्रीका से आए हैं। तो ये पूरा का पूरा इलाके में जो ऊंट होते हैं वो एक कुबड़ वाले हैं। लेकिन गोबी मरुस्थल चीन की बात करें, वहां पे जो ऊंट हैं वो कैसे हैं? दो कुबड़ वाले हैं। ये साइज में थोड़ा सा और बड़ा होता है, बड़े बड़े ऊंटों में भी ये थोड़ा और बड़ा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? अभी तो हमने ऊंट का एग्जाम्पल देखा था। ऊंट में 4 विशेषताएं थी ना ऊंट की। जठर में उपापचयी जल संग्रहित करने वाली। देखिए पीवाईक्यू से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये फैक्ट अब क्या हो गया, यहां पूछ लिया गया। 93 में वहां पे एक फैक्ट दे रखा था, 94 में उस फैक्ट को फिर यहां पटक दिया। अब की बार फैक्ट को क्वेश्चन बना दिया और जो जीव था उसको आंसर बना दिया। तो रेगिस्तान का जहाज कह सकते हैं भाई, बहुत तेज चलता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। ये एक बार में 114 या 30 गैलन तक पानी पीकर इसका संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक इन्हें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है? जिराफ, कंगारू, चूहा, ऊंट। सबसे लंबी अवधि तक की बात कर रहे हैं तो देखो जिराफ भी बिना पानी के रह सकता है, ये फैक्ट सही है। ऊंट जिराफ से भी ज्यादा टाइम तक रह सकता है, ये बात भी सही है। कंगारू को पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये भी अफ्रीका के रेगिस्तानी वाले इलाके में ही अधिक पाया जाता है। रह ये भी सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं रह सकता। ऊंट इनमें सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा इस चौथे की बात करें तो ये 20 साल तक, या लगभग कह सकते हैं लगभग उम्र भर बिना पानी रह सकता है कंगारू रेट। ये जो फल खाता है या जो बीज खाता है उसी के फैट को उपापचयित करके या उसमें जो भी पानी होता है उसी से अपने बॉडी का काम चला लेता है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन मूत्र को ठोस रूप में करता है? तो भैया क्योंकि अभी ये पानी नहीं पीता तो मूत्र कैसा करेगा? ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ी ना करेगा, सॉलिड फॉर्म में करेगा। हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन हो भी। 20 नहीं 10 सालों तक या बिना पानी पिए 10 वर्षों तक जीवित रह सकता है, या भोजन में मुख्यतया शुष्क बीज खाता है। इस फैक्ट को सुधार लेते हैं, लगभग उम्र पर, ठीक है 10 सालों तक रहता है। यह भोजन में उपस्थित वसा के उपापचय से प्राप्त जल के द्वारा ही जीवित रहता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? अभी हमने पढ़ा था कंगारू, चूहा, क्योंकि पानी नहीं पिएगा तो फिर कैसा करेगा? उसी रूप में उत्सर्जित करेगा। ऑलरेडी फैक्ट को हमने पढ़ लिया है इसके। निम्न में से कौन सा जानवर रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? भाई बकरी क्या करती है? घास खाती है। गाय घास खाती है। ये भी क्या करता है? घास और पत्ती खाता है। इन तीनों में एक चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं सेलुलोज। और जो रेसे होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। तो ये तो पचा सकते हैं ना, लेकिन सुअर में प्रॉपर इसको पचाने वाला सिस्टम अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है। तो भैया वो रेसों को प्रॉपर नहीं पचा पाएगा। मनुष्य भी रेसों को नहीं पचा सकता है, सेलुलोज को नहीं पचा सकता है, क्योंकि मनुष्य में कोलन या जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं वो नहीं पाया जाता है, या अविकसित अवस्था में पाया जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य या सुअर इनको नहीं पचा सकते। सुअर भी क्या है? सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलेज एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। ये कैसा है? एक सर्वाहारी जंतु है सुअर, और ये भी कैसा है? एक स्तनी है। भारत में अगर आप बात करें तो भारत में जंगली सुअर की प्रजाति पाई जाती हैं। भारत में कोई भी पालतू प्रजाति नहीं पाई जाती थी। ये सारी की सारी प्रजातियां भारत में तब आई जब यहाँ पे विदेशी लोग आए। भारत में कोई देसी ऐसी प्रजाति नहीं है जिसको पाला जा सके। यहाँ पे सारी की सारी वाराह की प्रजाति हैं, अर्थात जंगली सुअर की प्रजाति भारत में देसी हैं, स्थानीयकृत हैं।
पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, आपने खूब सुना होगा कि कोयल क्या करती है, कोए के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है, अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। फिर जीव जो अपनी पूंछ को त्याग देता है, आपने देखा होगा छिपकली को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो अपनी पूंछ को, या अगर उसका कोई शिकार करने वाला होता है तो अपने शिकारी को बेवकूफ बनाने के लिए वो पूंछ को गिरा देती है। जैसे ही पूंछ गिरती है वो बहुत तेजी से फड़फड़ाती है, तड़पती है। अब जो भी शिकारी शिकार करता है उनमें से अधिकतर इस बेस पे शिकार करते हैं, हमारी तरह वो सारे कलर नहीं देख पाते हैं। उनमें से ज्यादातर शिकारी ऐसे होते हैं जो इंफ्रारेड निकलती है बॉडी से, गर्मी निकलती है, उस गर्मी के आधार पर चीजों को देखते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा फड़फड़ाएगी उस पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है और इतनी देर में जो मेन छिपकली है पूरी बच करके निकल जाती है। और इस छिपकली में क्या होता है, पूंछ फिर से उगाती है। ठीक है, ये छिपकली से मिल जाएगा। सबसे विशाल जीव क्या है भाई, ब्लू व्हेल। दांतों वाले में सबसे विशाल कौन सा है, स्पर्म व्हेल। सर्वाधिक बुद्धिमान जंतु कौन सा है, वैसे तो सर्वाधिक बुद्धिमान जंतु कौन है, मानव है। मानव के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, चिंपैंजी है। जलीय जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन सा है, जलीय जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जंतु होता है डॉल्फिन। पक्षियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन सा है, तो हमको लगेगा कि भाई तोता तो क्या कर लेता है, तुरंत बोली सीख जाता है। भाई तुरंत बोली तोता सीख जाता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान पक्षियों में क्रो या कोआ का नंबर आता है, और भाषा सीखने वाले पक्षियों में तोता का नंबर पहले पे आता है। ठीक है, अब ये सारा मिला लिया तो ऑप्शन छांट लेंगे अब इसमें से कौन सा। ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं, हमने अभी बात करी थी, भारत में जो काले वालों वाला भालू पाया जाता है उसको रीच कहते हैं, इसको स्लोथ बियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का ये जो रीच है ये क्या है, स्थानीय भालू है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मेलर्सस आर्सिनस है। यह काले रंग का छोटा भालू है जिसके नर का भार 80 से 145 किलोग्राम और मादा का भार 55 से 105 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 5 से 6 फीट होती है। निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। भाई घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना तो नहीं, विकसित होती है, ठीक है। विपरीत अंगूठे होना ये भी ठीक बात है। कोड़ी का बाहर की तरफ निकला होना, मानव की भी निकली होती है, तो ये तो सारे लगभग मैच करते हैं। पर अगर हम बात करें जानने की इच्छा प्रकट करना, तो ये सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है, ये बंदरों में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी जानने की इच्छा, चिंता, जिज्ञासा, विवेक, भाषा द्वारा संवाद, तत्संगत और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति, ये सभी क्षमताएं बानरों में नहीं पाई जाती हैं, ये सिर्फ मनुष्य में ही पाई जाती हैं। इनमें से कौन एक कपी नहीं है, कपी वो है जो मानव के साथ सबसे ज्यादा निकट हैं। गिब्बन एक कपी है, गोरिल्ला कपी है, ओरेंगटाइन एक कपी है, लेकिन लंगूर क्या है, एक बंदर है। देखिए प्राइमेट से डेवलप हुए बंदर, प्राइमेट से ही डेवलप हुए कपी, कपी और मानव, इस फैमिली से डेवलप हुए मानव, और इसी फैमिली से डेवलप हुए कौन, कपी। आगे बढ़ते हैं। गिब्बन की बात करें तो सबसे छोटा कपी है। कपी की केवल यही प्रजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। गोरिल्ला सबसे बड़ा कपी है, यह अत्यधिक खतरनाक होता है, यह अफ्रीका में पाया जाता है। ओरंगटाउन पेड़ के शीर्ष पर रहने के लिए घोंसले का निर्माण करता है, यह सुमात्रा व बोर्नियो वर्षा वनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, तो सबसे छोटा कौन सा है, अभी हमने बात करी थी, गिब्बन सबसे छोटा है और गोरिल्ला सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है, ऊंट, जिराफ, चूहा या फिर मछली। सब भाई मुझे नहीं आइडिया है, सभी विकल्प सही हैं, अर्थात सभी में है। ऊंट, चूहे, जिराफ, मछली, गैंडे, हाथी, हिरण और कुछ पक्षियों में जैसे कि कबूतर में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। पित्ताशय यकृत में निर्मित पित्त रस का संचय एवं सांद्रण करता है। तो इतने सारे एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, इनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है। और पित्त क्या करता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, ये बात बिल्कुल गलत है। कुत्ता क्या है, एक सर्वाहारी है, ओमनीवोरस है, जो सभी चीजों को खाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों की कुछ जो जातियां हैं वो शाक भक्षी होती हैं। भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब सारे कछुओं के बारे में कैसे एग्जैक्टली कहा जा सकता है, कुछ खाती होंगी पेड़ पौधों को।
मछलियां की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, गारंटी से नहीं कह सकते कि कोई भी मछली ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई नहीं होगा। समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाक भक्षी हो सकती हैं, बिल्कुल होती होंगी। इतने सारे जीव हैं, उनमें से कोई मांस खाता होगा, कोई शाक खाता होगा। सांपों की कुछ प्रजातियां कैसी होती हैं, विविपोरस होती हैं, अंडे देती हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने बोआ देखा था, अजगर देखा था, ये बच्चे पैदा करते हैं, बाकी के सांप क्या करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेजहॉग की बात करें तो ये कांटे वाला चूहा है, और पेंगोलिन की बात करें तो ये क्या है, इसके ऊपर सल्क पाए जाते हैं, ये एक चींटीखोर है। और सैल मूसक की बात करें तो ये चट्टानों पर पाया जाने वाला एक छोटी प्रजाति का चूहा है। तो पूछ रहा है कौन से परभक्षियों से पकड़े जाने की संभावना पर अपने आप को लपेट कर गोल कर लेते हैं, तो भैया ये दोनों क्या कर लेते हैं, अपने आप को गोल कर लेते हैं। ये सामान्य चूहा है तो ये सिर्फ भागता है, ये गोल नहीं हो पाता है क्योंकि इस पर कोई कांटे वांटे नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ हम अपनी सीरीज को करेंगे यहां पे समाप्त। देखिए, फिर हम बात करते हैं अपनी सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के। तो इस पुस्तक में हम फिजिक्स कर चुके हैं, केमिस्ट्री कर चुके हैं, बायोलॉजी के हम 4 चैप्टर कर चुके हैं, और बाकी का जो पोर्शन है बायोलॉजी का वो और टेक्नोलॉजी हम आने वाले समय में कर लेंगे। लेकिन इसी चैनल पर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित क्लासें भी हो रही हैं, तो आप उन क्लासों को भी ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके अलावा क्या करिए, इन पुस्तकों के, क्योंकि आप साइंस के तो बुक आपने ले ही ली है, आप इन पुस्तकों को लेकर के इनके एमसीक्यू भी लगा डालिए, ताकि आपकी जो तैयारी है पीटी की वो और भी ज्यादा धारदार हो सके, और सुनिश्चित कर सकें कि आपका इस बार सिलेक्शन पीटी में हो ही जाएगा। मेंस के लिए फिर इसके बाद मेंस का प्रोग्राम देखा जाएगा, लेकिन अभी कम से कम हमें फोकस करना है किस पे, पीटी पे। तो आप ये सारी पुस्तकें लेकर के इनके एमसीक्यू भी लगा डालिए। अगले लेक्चर में आपसे अगले